हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम यूपी जीके के वो चुनिंदा 180 प्रश्न कवर करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में यानी डिफरेंट यूपी के एग्जाम्स में बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए हैं और कई सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वहां से भी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाण कालीन पुरस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं? वो कोल्डी हवा से मिले हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ना सिर्फ यूपी जीके से बल्कि अदर एग्जाम्स में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? कोल्डी हवा से। अब आप कहेंगे सर ये कोल्डी हवा यूपी में कहां पर है, आप बताइएगा। तो ये अभी तो फिलहाल इसको प्रयागराज बोलते हैं, लेकिन मैं पुराना नाम बता रहा हूं। तो इलाहाबाद के बेलन घाटी के समीप ये स्थित है। कहां? इलाहाबाद के बेलन घाटी में ये स्थित है कोल्डी हवा, और यहीं से प्राप्त हुए थे नवपाषाणकालीन धान की खेती के साक्ष्य। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी तो मथुरा कला शैली में। किसमें? मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये सहारनपुर से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? सहारनपुर, यानी ताम्र पाषाणी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं हिस्ट्री के बारे में। देखिए हिस्ट्री जो है उसको आप देखेंगे, अगर पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। तो ये तो हो गया पाषाण काल। लेकिन बाद में तांबे की भी खोज हो गई थी, तो फिर क्या किया गया, मतलब जो पाषाण तो पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के भी औजार बनाए जाने लगे, तो उस युग को ताम्र पाषाण काल कहा गया। मतलब क्या मैंने कहा, मतलब पत्थर के भी हथियार बनाए जाते थे, साथ में तांबे के भी हथियार बनाए जाते थे। तो वो ये उस दौर था, ये वो दौर था, उसी दौर को हम लोग ताम्र पाषाणिक युग कहा करते थे। और उस सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? सहारनपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों भाई? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था? नहीं भैया, सारनाथ में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। ज्ञान भगवान बुद्ध ने बोध गया में प्राप्त किया था, जो कि बिहार में है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, गलत होगा। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ? नहीं, भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सारनाथ में कहा हुआ था, और कपिलवस्तु कहाँ है? ये तो नेपाल में, यानी ये भी सारनाथ से रिलेटेड नहीं है। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ ना? देहांत तो कुशीनगर में हुआ था। कहां हुआ था? कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो डेफिनेटली चौथा ऑप्शन सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। एकदम ये सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो इसका प्रमुख केंद्र था वाराणसी। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद रखने होंगे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी मतलब कहां था? हर्षवर्धन कहां का शासक था? देखिए हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी। सबसे पहले जो थी राजधानी वो थी थानेश्वर, बाद में कन्नौज आ गई थी। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी हर्षवर्धन ने। थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। आप कन्नौज तो यूपी में, अब आप कहोगे सर थानेश्वर कहां है? मैं कहूंगा थानेश्वर है हरियाणा में, यानी पहले हरियाणा में यानी थानेश्वर में राजधानी थी, बाद में कन्नौज। ये क्वेश्चन एसएससी का भी बहुत फेवरेट, एसएससी भी बहुत पूछता है कि थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी हर्षवर्धन ने। और वर्धन वंश के बहुत प्रतापी शासक थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति थे। पुष्यभूति दादाजी थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन काफी प्रतापी शासक थे इस वंश के, लेकिन इस वंश की स्थापना यानी वर्धन वंश की स्थापना की किसने थी? तो वो की थी पुष्यभूति ने। बढ़े आगे। अगला प्रश्न लेते हैं, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मकलिपुत्र गोशाल की जन्मभूमि क्या है? तो ये श्रावस्ती जिला है। क्या? श्रावस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, आजीवक संप्रदाय, देखिए ये जो मकलिपुत्र गोशाल हैं ये महावीर स्वामी की ही एक शिष्य थे, और इन्होंने ही बाद में एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जिसको नाम दिया इन्होंने आजीवक संप्रदाय, और इनका जन्म स्थान श्रावस्ती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सीधा सीधा बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो सीधे बताइएगा मकलिपुत्र गोशाल। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहां से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई थी? तो कहां से? तो प्रयागराज से स्थानांतरित की गई थी। देखिए सबसे पहले जो राजधानी बनाई गई थी वो आगरा बनाई गई थी, उसके बाद प्रयागराज बनाई गई थी,
प्रयागराज बनाई गई थी और उसके बाद लखनऊ जो है वो राजधानी बनाई गई थी 1921 में, लेकिन ये अंशतः बनाई गई थी, ठीक है, अंशतः। लेकिन बाद में इसको 1936-37 में इसको मतलब परमानेंट राजधानी लखनऊ को ही बना दिया गया था, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, तो ये तो थे राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यानी यूपी की 3 राजधानियां रह चुकी हैं, कौन कौन सी? आगरा, प्रयागराज और लखनऊ। प्रश्न नंबर 9 है, मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं? तो लेखिया से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लेखिया से मिलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 10 है, बांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मोहम्मद खान, ये रुहेलखंड का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 12 है, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो धनदेव ने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। प्रश्न नंबर 13 है, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चेदी जो है ये बांदा में स्थित है। ध्यान रहे, टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद टोटल महाजनपद थे 16 और इन 16 में 8 महाजनपद, क्या 8 महाजनपद यूपी में थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कितने महाजनपद यूपी में थे, तो आप बताइएगा 8 महाजनपद यूपी में थे। और उन महाजनपदों में जो चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी है शक्तिमती, क्या है चेदी जनपद की राजधानी? शक्तिमती इसकी राजधानी थी और ये कहां है? बांदा में है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। और अगर इनका चिन्ह पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प, जैसे कि महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो है सिंह, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताता हूं, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बनते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? तो आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार अगर पूर्व दिशा में देखा जाए तो पूर्व दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर तक ही था, जो कि कहां पर है? मेरठ में है। यह भी पूछा जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है और ये मेरठ में है, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व विस्तार कहां तक था? मेरठ तक था। बाकी हम अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, उत्तर पूरा पश्चिम में बता तो सकता हूं कि ये दायामाबाद था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर यूपी जीके पढ़ रहे हैं, तो उसी पर हम थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था, तो ये मथुरा कला में हुआ। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार है, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपनी कार्य विधि की नींव रखी थी। तो पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो जितनी बार पूछा गया होगा कहीं ना कहीं आपको 2-3 बार भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऋषिपत्तन या मृगदांव का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋषिपत्तन, सारनाथ को ही ऋषिपत्तन बोलते हैं, इसे मृगदांव के नाम से भी जाना जाता है और यही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब आप कहें सर सारनाथ है कहां पर? तो ये वाराणसी के करीब में स्थित है। कहां? वाराणसी के पास में ये स्थित है सारनाथ। अगला प्रश्न लेंगे, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। क्या? मल्ल गणराज्य की। चलिए अब मैं आपको सारे महाजनपद और उनकी राजधानी एक बार दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, काशी की वाराणसी थी, वत्स की कौशांबी, वज्जी की थी वैशाली, कोसल की श्रावस्ती, मल्ल की थी कुशीनगर, पांचाल की अहिछत्र और कामपिल्य, यानी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य थी, चेदी की थी शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कंबोज की हाटक राजधानी थी, शूरसेन की मथुरा थी, गांधार की तक्षशिला थी, अशमक की पोटली या पोतन थी, मगध की गिरिव्रज राजगृह थी, अवंती की उज्जैन और माहिष्मती थी। ये याद रखना है, ये 16 महाजनपद और इनकी सारी राजधानियां डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई, ना सिर्फ यूपी के आधे एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं क्योंकि एक हिस्ट्री का भी ये पार्ट बन जाता है। तो ये थी सारी राजधानियां, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है, तो ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर 21 है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो ये गाजीपुर में लिखवाया था। कहां लिखवाया था? गाजीपुर में लिखवाया था। प्रश्न नंबर 22 है, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है? ये प्रयागराज में प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये किसका है? अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा लिखवाया
लिखाया गया था और ये किससे रिलेटेड है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड। कहां प्राप्त हुआ, प्रयागराज में। ये पूछा गया था कि जो प्रयागराज में हरिशेर द्वारा लिखाया गया अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है उस पर किस शासक से रिलेटेड चीजें लिखी हैं, तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। बढ़ जाए आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यहां पर के हटा देते हैं, में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी, कहां, सारनाथ। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, नहीं की थी। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल सब गए थे, लेकिन अयोध्या और हरिद्वार की यात्रा इन्होंने नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात पूछी। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। प्रश्न नंबर 25 है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो अयाजसा अयोध्या का प्राचीन नाम था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, मथुरा शूरसेन की राजधानी थी, मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। अगला है प्रश्न नंबर 27, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, तो क्या वाराणसी में किया गया था, नहीं भाई वाराणसी में नहीं किया गया था। क्या प्रयागराज में हुआ था, जी हाँ प्रयागराज में किया था। सिद्धार्थनगर में किया था, नहीं। कन्नौज में किया था, जी हाँ। यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। तो कहां पर है 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। यानी हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन प्रयागराज और कन्नौज में किया था, याद रखिएगा। कन्नौज तो हर्षवर्धन की एक राजधानी थी और प्रयागराज में भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 2 सिंधु सभ्यता है, तो मैंने आपको बताया था मेरठ में स्थित है, एक और याद रखना है आपको, हुलास। तो 3 और 4 ऑप्शन सही होगा, कहां है 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर ये था 29, ठीक है। हुलास कहां पर, अच्छा ये तो मेरठ में है भाई, मैंने आपको बता दिया ना कहां है, मेरठ में। हुलास कहां पर पड़ता है, तो हुलास पड़ता है सहारनपुर में। क्या, सहारनपुर में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। समझ रहे हैं ना, बढ़ते रहिए आगे। और जो पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं उन पर स्पेशल फोकस डालिएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वत्स कौशांबी की, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या, कौशांबी। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी। अब कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश का शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। कौन था, कनिष्क था। अब कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी पूछ रहे हैं भाई साहब, दूसरी तो मथुरा थी। अब आप कहेंगे सर दूसरी मथुरा थी, पहली कौन थी, तो ये भी बता दीजिए हमको। देखिए पहली राजधानी थी इनकी पुरुषपुर, क्या थी, पुरुषपुर। अब आपको सर पुरुषपुर सुना ही नहीं, पेशावर सुना है, वही है। पेशावर को पहले पुरुषपुर बोलते थे और इन्होंने पुरुषपुर से अपनी राजधानी मथुरा की थी, यानी दोनों राजधानियां थी। इनकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा। तो दूसरी पूछी, मथुरा टिक मारिए, पहली पूछे पुरुषपुर मार दीजिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था, ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसको नगर महोदय श्री बोला जाता था। प्रश्न नंबर 33 है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, तो ये किया था 1018-19 के करीब में। गजनवी की बात हो रही है, गोरी की बात नहीं हो रही है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौशांबी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, तो हूड़ नेता तोरमाड़ ने पहुंचाई थी। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी एग्जाम में दिखे तो एटलीस्ट आप कर पाए। अगर कोई चीज आपने एक बार पढ़ ली है तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है, आप भले ही उसको भूल जाओ, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो आपको याद आ जाएगी कौशांबी को किसने क्षति पहुंचाई थी, तो हूड़ के नेता तोरमाड़ ने पहुंचाई थी। बस बाकी डिटेल जानने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन की एक स्टोरी है और हर क्वेश्चन की स्टोरी लेके बैठे तो 180 क्वेश्चन है और अपने आप में ही एक मैराथन बन जाएगी 5-6 घंटे की, लेकिन ना उतना समय आपके पास होगा ना मेरे पास। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक कथन सही नहीं है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, हमसे गलत पूछा है, ठीक है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध केंद्र था, एकदम सही है, ठीक है। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिले। अब देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपकी समझ नहीं आ रहा है तो भाई देखो ये दोनों पॉइंट्स एक ही जैसे हैं, ठीक है, मतलब ये भी सही है, गलत नहीं होगा, दोनों ही सही, एक ही पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। मथुरा में मतलब राज्य में मथुरा की खुदाई थी, कुषाण कालीन साक्ष्य मिले, और यह भी कह रहे कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध स्थान था, मतलब सेम है, मतलब ये भी सही है। यानी तीसरा वाला गलत होगा। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर शुंग वंश ने नहीं करवाया था, तो करवाया कितने था, ये भी तो हमारा जानने का हक है, बिल्कुल भाई हक है आपको। तो ये धमेक स्तूप का निर्माण दरअसल करवाया था अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के थे। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और कब करवाया था, तो 249 ईसा पूर्व में करवाया था अशोक ने।
पुष्यमित्र शुंग ने नहीं करवाया था। अगला प्रश्न लेते हैं, और सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था कलसी में। कहां प्राप्त हुआ था? कलसी में। प्रश्न नंबर 37 है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है अथर्ववेद में। भाई 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में काशी का उल्लेख प्राप्त होता है सबसे पहले। प्रश्न नंबर 38 है, उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली बौद्ध भिक्षुणी थी, वह निम्न स्थल में से किससे संबद्ध रही हैं? तो श्रावस्ती की रहने वाली थी, ये बौद्ध भिक्षुणी थी, इनका नाम है उत्पल वर्णा। दरअसल इनका शरीर बोलते हैं नीले रंग का था और ये काफी सुंदर थी और ये बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। और ये कहां से संबंधित है? ये श्रावस्ती से रिलेटेड है। अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की प्रथम मतलब महिला भिक्षुणी कौन थी, पहली भिक्षुणी कौन थी बौद्ध भिक्षुणी, तो वो थी गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको पाला था, इनकी पालक माता है प्रजापति गौतमी, यही प्रथम इनकी शिष्या रही थी, मतलब महिला शिष्या। इसे आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। शूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश दिया था भैया सारनाथ में। सारनाथ में, सारनाथ में। अभी तक ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ, मतलब 4-5 बार ये क्वेश्चन हो चुका है, मतलब ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा गया है। देख रहे कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती थी भैया। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे ज्यादा साक्ष्य की बात करें तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के। प्रश्न नंबर 43 है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था वह किस नाम से चर्चित था? तो जो उत्तर प्रदेश का जो गंगा के मैदान में स्थित क्षेत्र था उसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश मत कर देना, मध्य देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी, मैंने आपको बताया था उत्तरी राजधानी अहिछत्र है। अब आप कहेंगे सर दक्षिणी कामपिल है, बोला था, याद रखिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जाइए वीडियो में जहां मैंने सारी राजधानियां बताई थी उनको 1-2 बार पढ़िए। अब आप एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ी ना याद हो जाएगी, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है। 1 बार 2 बार 3 बार उनको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। तो अहिछत्र और कामपिल दोनों ही पांचाल की राजधानियां थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने की थी। किसने की थी? दिवोदास ने की थी काशी की स्थापना। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। कौन? गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। अब आप कहेंगे सर अंतिम बता दी है, प्रथम भी बता दीजिए, तो मैं कहूंगा यशो विग्रह। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान यहां पर है, मुझे पता है भैया, वो कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो। दरअसल वो चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। दरअसल चंद्रदेव काफी प्रतापी शासक थे गहड़वाल वंश के, और आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा कि गहड़वाल वंश के मतलब जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, मानते हैं, क्योंकि जो यशो विग्रह है वो चंद्रदेव के दादाजी हैं। कौन है? दादाजी हैं। तो अगर आपको यशो विग्रह मिलता है तो आप यशो विग्रह टिक मारिएगा, और अगर आपको चंद्रदेव मिलता है तो आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी है। प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिहारों के पतन के उपरांत महोबा में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो प्रतिहारों के बाद हुई थी चंदेलों की सत्ता। अब आप कहेंगे सर चंदेलों की मतलब चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे नन्नुक। कौन थे? वो थे नन्नुक। ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 50 है, कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता? चंद्रदेव को। मैंने कहा था भैया गहड़वाल वंश की बात हो तो चंद्रदेव का नाम आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा। यशो विग्रह का नाम यदा कदा देखने के लिए मिलता है, लेकिन चंद्रदेव के दादाजी थे यशो विग्रह। लेकिन सबसे प्रतापी शासक यही थे, इसलिए इनको गहड़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए मैंने क्वेश्चन भी यहां पर दे दिया और एग्जाम में आया भी है। प्रश्न नंबर 51 है सॉरी, कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? यानी त्रिपक्षीय थे मतलब 3 वंश थे जिनके बीच संघर्ष चला लगभग 200 साल तक कन्नौज पर अधिकार के लिए। तो पाल, प्रतिहार और त्रिकूट, इनके बीच में ये चला था क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें चंदेल शामिल नहीं थे, और चंदेल के संस्थापक कौन? नन्नुक हैं। प्रश्न नंबर 52 है, किस चीनी यात्री ने कन्नौज की समृद्धि का श्रेष्ठ वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में? अब चीनी यात्री की बात किया, हेनसांग मारो। हेनसांग मारो भैया। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे?
सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, जितने लोग पढ़ रहे हैं मुझसे लगातार उनको पता होगा, हर्षवर्धन। अब कहेंगे कैसे, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, बस इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लाइफ में कभी भूलना नहीं है, भूलोगे ही नहीं, एग्जाम में आएगा 100%। जैसे ही हिंदुस्तान का नाम आ गया ना, किसके शासनकाल में आए थे, आप सीधा बताओगे सर हर्षवर्धन शासनकाल में आए थे, हमको तो याद है। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी ने किस शासक को 1193 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? ये तो जयचंद थे। कौन थे? जयचंद थे। ठीक है, जयचंद्र नहीं जयचंद थे इनका नाम, आई थिंक जयचंद ही था बेस्ट। अच्छा ये तो भाई हो गया था 1193 मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। इसके पहले भी तो हुए थे, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, याद होगा ना, याद है कि नहीं, भूल गए? तराइन का प्रथम युद्ध पहला वाला हुआ था 1191, फिर 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तो ये पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर से अपनी सेना एकत्रित की थी और आक्रमण किया था, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। और फिर उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1193 में जयचंद के साथ में युद्ध हुआ था, इसको चंदावर का युद्ध बोलते हैं। तो ये तीनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, ठीक है, और चंदेल के तो नन्नू के, सही है। पुष्यभूति आप प्रभाकर वर्धन, ठीक है, मतलब संस्थापक नहीं है तो क्या हुआ भैया, एटलीस्ट इनके मतलब एक शासक तो है, ठीक है, पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिहार नहीं, प्रतिहार के देवपाल नहीं है, प्रतिहार के भैया देवपाल नहीं है। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है नागभट्ट। कौन? नागभट्ट, ये टा है प्रथम, प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। देवपाल किसी भी तरीके से इस वंश से रिलेटेड नहीं है। बाकी चंद्रदेव रिलेटेड हैं गहड़वाल वंश से, नन्नू रिलेटेड हैं चंदेल से, और प्रभाकर वर्धन रिलेटेड हैं पुष्यभूति वंश से। यानी ये पुष्यभूति ना, इसको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, हर्षवर्धन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है? तो देखना है भैया, हर्षवर्धन ने 606 से 646 तक शासन किया, एकदम सही है। थानेश्वर की जगह इन्होंने कन्नौज की राजधानी बनाई, मैंने बताया था ना, हरियाणा से कन्नौज ले गए थे, नहीं थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी ले गए थे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कन्नौज और प्रयागराज में हर्षवर्धन ने धार्मिक समारोह का आयोजन किया था, ये भी प्रश्न मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्म में बताया, ये भी सही है। वर्धन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, भैया त्रिपक्षीय संघर्ष में वर्धन वंश कैसे आ गया? यही गलत है। मैंने आपको बताया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे बनाया भी था, ये वाला है ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश ने इसमें तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था 200 साल तक कन्नौज पे शासन के लिए वो चला था, उसमें वो 3 थे, जबकि इसमें वर्धन वंश नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हम पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था जो एशिया से जुड़ा था? तो ये मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। प्रश्न नंबर 57 है, सिराजे हिंद किस नगर, ये भैया बहुत पूछा जाता है, जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना था, इसका नगर का नाम क्या था? सिराजे हिंद इसको बोला जाता था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो आप बताइएगा फिरोज शाह तुगलक। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। किसकी? जौनपुर की स्थापना की थी। जिस तरह से आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, उसी तरह जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो जामा मस्जिद इसका निर्माण बाबर ने करवाया था, सही है, करवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, इनकी बेटी है नूरजहां एतमादुद्दौला की, सही है। अकबर का मकबरा, अरे अकबर का मकबरा भला अपनी कबर कोई खुद ही कहा बनाएगा, अकबर ने थोड़ी बनाया था, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दरअसल अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं, इनके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा, अकबर ने खुद थोड़ी ना बनवाया था। ये चीज आपको याद रखना। कब मरे थे अकबर? 1605 में। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 59, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं, कन्नौज और प्रयागराज, कन्नौज और प्रयागराज। देख रहे हैं कैसे घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है ये, आई थिंक दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 60 है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में शर्की साम्राज्य
की स्थापना की थी? तो शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहां। किसने की थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। याद रखिएगा कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसी ने जौनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। फैजाबाद 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 फैजाबाद। फिलहाल तो फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है, लेकिन अगर आपको अयोध्या ना दिया हो, फैजाबाद ऑप्शन में दिया हो, तो बेझिझक आप टिक करिएगा, क्योंकि बहू बेगम का मकबरा यहां पर है। अब आप कहेंगे सर ये बेगम बहू बेगम कौन है, किसकी बेगम है, ये तो बता दीजिए। तो ये शुजाउद्दौला की बेगम है। कौन? शुजाउद्दौला की बेगम थी। शुजाउद्दौला कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी, और इन्हीं का मकबरा है अयोध्या के मतलब फैजाबाद में है, या अयोध्या में बोल सकते हैं। और ये जो है इसको मतलब बोलते हैं कि एक तरह से ये ताजमहल की नकल की गई थी। ये भी एकदम ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया था। देखने में आपको लगेगा कि हाँ एकदम ताजमहल जैसा ही कुछ है, ठीक है, उसकी तर्ज पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली कौन राजधानी ले गया था? अब आप कहेंगे सर कौन हो सकता है इसमें, तो मैं बताऊंगा शाहजहां। आपको सर शाहजहां तो आगरा में ताजमहल बनवा दिए थे, लेकिन राजधानी आगरा दिल्ली लेके चलेगा, उल्टा काम कर दिए। भैया आगरा में सारे काम करा रहे तो आगरा में राजधानी करनी चाहिए थी, नहीं, ये आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ले गए थे। कौन थे? शाहजहां थे, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको ऐसे घुमा के याद करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप याद रखिए, क्योंकि भैया आगरा में ताजमहल बनवाया, ठीक है, आगरा में और कुछ बहुत कुछ बनवा लिया, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी आगरा दिल्ली ट्रांसफर कर ली। उल्टा खेल खेल गए तो, है ना, तो ये चीज याद रखना है। कहां? शाहजहां ने काम किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है शर्की साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई? तो जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब? 1394 में की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। कहां है? सिकंदरा में। किसने बनवाया था अकबर का मकबरा? जहांगीर ने बनवाया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 66 है किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में ले गए थे? यानी किस नवाब ने अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ ले गए थे? ये आसफुद्दौला थे। कौन थे? आसफुद्दौला थे। ये राजधानी जो है ये फैजाबाद से ले गए थे। कहां? लखनऊ ले गए थे अवध की राजधानी को। याद रखिएगा ये कौन है? आसफुद्दौला है। प्रश्न नंबर 67 है किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अभी सल्तनत काल की बात है, ये आगरा ले गए थे। ये है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी, क्योंकि आगरा की स्थापना ही किसने की थी? 1504 में की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, और ये ले गए अपनी राजधानी आगरा। और आगरा से दिल्ली फिर कौन ले गया था? शाहजहां ले गए थे। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बस आपको याद रखना है। देखिए आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, लेकिन आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इस तरह से आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 है मोहम्मद गोरी ने मेरठ पर कब आक्रमण किया था? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपको याद रख लेना चाहिए। 1192 की बात है। तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। प्रश्न नंबर 69 है 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो ये दिया था शुजाउद्दौला ने। किसने दिया था? शुजाउद्दौला में, शुजाउद्दौला ने। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसमें 3 सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। एक तो अंग्रेज थे, एक साइड तो अंग्रेज थे, इनको भाई अलग करो। बाकी एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। कौन कौन सी सेनाएं थी? एक तो अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। कौन कौन थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तो 3 सेना एक तरफ थी, अंग्रेज एक तरफ थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये जरूर याद रखिएगा। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और ये जीत भी गए थे, क्योंकि विश्वासघाती आदमी थे ये लोग, और इधर की ही सेना के कुछ गद्दारों ने गद्दारी की थी, इसकी वजह से ये लोग हार गए थे, वरना अंग्रेजों की बैंड बजा सकते थे। अगला प्रश्न है महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेलों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की। बताओ भैया, बताओ, याद हो तो बताओ। आगरा राजधानी बनाई थी। आगरा राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाई थी, क्योंकि आगरा ही सिकंदर लोदी ने बनाया था 1504 में। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 72, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बताया है मैंने ये प्रश्न मैंने अभी बताया था, अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ भैया, इसको एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मुझे चाहिए क्योंकि मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, आगरा की स्थापना किसने की? अरे मेरे भाई बस कर यार, कितना पूछेगा। 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, अब देखो अब तक तो याद हो चुका होगा आपको। अब्दुल कादिर बदायूनी कहां से संबंधित थे? तो ये बदायूं से, बदायूनी, इनके नाम में ही बदायूं लगा है, तो ये बदायूं से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है सूरजमल घाट की राजधानी थी? तो सूरजमल घाट की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये थे ये 1856 की बात है। कुशासन के आरोप लगा दिया गया था कि भैया अवध में जो है बहुत ज्यादा कुशासन है। उस वक्त थे नवाब वाजिद अली शाह, और वहां पर आक्रमण कर दिया था अंग्रेजी सेना ने और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1856 की बात है, याद रखिएगा। और एक साल बाद ही मतलब विद्रोह भी हुआ था, आपको याद हो 1857 का विद्रोह। प्रश्न नंबर 78 है, अकबर की नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान? ये भी प्रश्न एग्जाम में 1 करोड़ बार पूछा गया। सीतापुर से रिलेटेड है टोडरमल, याद रखिएगा, ये भी नवरत्नों में शामिल थे। सूरवंश की स्थापना किसने? अब सूर है तो शेरशाह सूरी ही होगा, और कौन है भाई साहब? शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। इन्होंने किसको पराजित किया था? इनका युद्ध हुआ था किसके साथ में हुआ था भैया? हुमायूं के साथ में। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए इनके साथ 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 39 वाला मुझे याद नहीं आ रहा, एक चौसा का युद्ध हुआ था। हाँ, चौसा का युद्ध हुआ था, और एक हुआ था फिर 1540 में हुआ था इनके साथ में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये भाग गए थे हुमायूं, उसके बाद छोड़ते हैं हम। इसके बाद 1545 की बात है, कालिंजर किला पे इन्होंने अटैक किया था शेरशाह सूरी ने, और ये अपने ही गोले से दब गए थे। दरअसल इनके पास ये बहुत बड़े तोपची थे, तो इन्होंने अपनी तोप से गोला मारा कालिंजर किले की दीवार पे। दीवार काफी मजबूत थी, पता नहीं क्या रबड़ लगा के रखे थे, गोला रिफ्लेक्ट हो गया भैया, यहां टकराया, फिर से इन्हीं के पास गिर गया, ये अपने ही गोले से उड़ गए, और इस तरह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि कालिंजर किला इन्होंने जीत लिया था, लेकिन ये अंतिम विजय थी शेरशाह सूरी की, या इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1555 की बात है, फिर इनके जो वंशज रहे थे उनके साथ में हुमायूं ने फिर से युद्ध लड़ा था, सरहिंद का युद्ध, और उसके बाद फिर मुगल जो वंश की थी वो स्थापना हो गई थी, पुनः स्थापना हो गई थी। प्रश्न नंबर 80 है, रूमी दरवाजा कहां स्थित है भैया? लखनऊ में है। लखनऊ वाले इससे भली भांति परिचित है, यकीनन आपने रूमी दरवाजा जरूर देखा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसने बनवाया था भैया, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसके जो निर्माणकर्ता थे वो आसफुद्दौला थे। कौन थे? आसफुद्दौला थे। राइटिंग पे तो उतना ध्यान मत देना, लेकिन बस समझ में तो आ रहा होगा आपको, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अपने राइटिंग से। 1784 से 86 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी, रूमी गेट की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 81, अबुल फजल का जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म कहां हुआ था? आगरा में। ये भी अकबर के दरबार में नौरतन थे। आगरा की स्थापना कब हुई थी? अरे भैया कितनी बार बताया, यही वीडियो में बता चुके। 1504, 1504, 1504, 1504, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, अब मत भूलना। अगला प्रश्न है, सहेत महेत की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? तो श्रावस्ती के रूप में हुई है। ये एक स्थान है भाई, इतना याद रखो, इसकी कहानी के बारे में अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? भैया अकबर। ठीक है, अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। अब आपको पता ही है फतवा जारी वारी कब किया जाता है, चलिए छोड़ते हैं इसके बारे में, अंदर नहीं जाएंगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह पंचमहल? ठीक है, इन्होंने जो पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने, कहां पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था इन्होंने। वो मतलब उसका डिजाइन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बौद्ध विहार है। आप सर्च करके देखिएगा, वैसे मैंने इमेज लगाई नहीं, मैं पता नहीं क्यों मैं भूल गया, मैं लगाना चाह रहा था, लेकिन आप सर्च करिएगा और पंचमहल आपको इमेज मिल जाएगी गूगल पे। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध निर्माण बुलंद दरवाजा को किस स्थान पर बनाया गया? भैया बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के समीप है ये फतेहपुर सीकरी। और बुलंद दरवाजा बनवाया क्यों था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बनवाया था गुजरात विजय पर। ठीक है, गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मैंने आपको बताया 1545 की बात है, कालिंजर किले को महाशय जीतने गए थे और अपने ही गोले से ये उड़ गए थे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये किस जिले में पड़ सकता है? तो ये यूपी के बांदा में पड़ता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ
था। प्रश्न नंबर 89 है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। मैंने आपको बताया था 1856 की बात है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। तो अंतिम शाह नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। और इनके बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है, जब अंग्रेजों ने मतलब अटैक किया था तो ये महाशय बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, सब लोग भाग खड़े हुए, इनके सारे नौकर चाकर सेना वेना सब भाग गई, लेकिन ये महाराज नहीं उठे। काहे? क्योंकि नवाब थे। अब आप कहोगे सर भागे काहे नहीं? क्योंकि इनके पैर में कोई जूती पहनाने वाला नौकर नहीं था, सब नौकर भाग गए थे। अंग्रेज आए फिर भी ये बैठे थे। अंग्रेज पूछे कि तुम भागे काहे नहीं? तो ये महाशय बोले भैया हमको कोई जूती पहनाने वाला नहीं था, हम जूती पहनते कैसे? भैया हमको जूती पहनाओ तब तो चलेंगे। तब अंग्रेजों ने इनको जूती पहनाई, तब इनको लेके गए। ठीक है, तो ये थे नवाब, ये हैं नवाब, इसकी को बोलते हैं नवाबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन? जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा की। सही है, सही, एकदम बढ़िया, सब चकाचक है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, ये भी एकदम सही है, फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर ने। फैजाबाद नहीं, फैजाबाद की स्थापना औरंगजेब ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये एकदम मतलब गलत है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। दरअसल फैजाबाद की स्थापना अली वर्दी खान ने की थी। किसने की थी? ये की थी अली वर्दी खान ने की थी। अली वर्दी खान ये बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब थे और 1730 में की थी, 1730 ईस्वी में अली वर्दी खान ने फैजाबाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन मुगल स्थापत्य के संदर्भ में सही नहीं है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य सही है, एकदम सही है। औरंगजेब ने आगरा में एतमादुद्दौला, अरे भैया एतमादुद्दौला का मकबरा औरंगजेब ने नहीं बनवाया था भैया, ये गलत है, नूरजहां ने बनवाया था। औरंगजेब की जो मतलब एतमादुद्दौला की जो पुत्री थी नूरजहां, उसने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। ताजमहल आगरा में स्थित शाहजहां की कृति, एकदम सही है। आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा एक मोती मस्जिद बहुत पूछी जाती है, याद रखना, अगर पूछा जाए आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो आगरा से रिलेटेड हमेशा शाहजहां रहते हैं, ध्यान रहे। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। लेकिन अगर पूछा जाए दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर भी एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तब आप बताएंगे कि उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यानी आगरा से रिलेटेड शाहजहां हो जाएंगे, लेकिन अगर मोती मस्जिद लाल किले के अंदर यानी दिल्ली वाली पूछी जाए तो आप बताना औरंगजेब ने बनवाया था। सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, लेकिन आपको याद रखनी है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में नंबर दिलाती हैं, छोटी छोटी बातें, और आपका सिलेक्शन दिलाती हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। लखनऊ में तो बेगम हजरत महल पार्क भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? भैया देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने किया था। जैसे इलाहाबाद से अलग लियाकत अली ने किया था, है ना। आप चले जाएंगे बिहार में, वहां पर कुंवर सिंह ने किया था। अब लखनऊ आ जाएंगे तो यहां से किया था बेगम हजरत महल ने किया था ना। इस तरह से अलग अलग जगह से आप चले जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे तो वहां से नाना साहब ने किया था ना। अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, और उन अलग अलग लोगों के नेतृत्व को दबाने के लिए अलग अलग अंग्रेज अधिकारी लगाए गए थे। तो यहां पूछा गया है कि जो कानपुर का नेतृत्व था किया गया, मतलब जो कानपुर का विद्रोह था उसको किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। अब आप याद रखिएगा कानपुर का नेतृत्व किया किसने था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 94 है, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। भाई कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, वो आपको पूरी स्टोरी पता है, जो चर्बी वाले कारतूस थे, है ना, ये सारी स्टोरी आपको पता है, इसलिए अंदर हम नहीं जाएंगे, इतना ही पढ़ के छोड़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो अवध और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। प्रश्न नंबर 96 है, देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। तो देवबंद आंदोलन के प्रणेता मोहम्मद कासिम नानोतवी थे और राशिद अहमद गंगोही थे। तो एक और दो सही होंगे सर, नहीं ये नहीं थे, बख्खा भी नहीं थे। तो एक और दो कहां पर? एक और दो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछा गया और आप ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। जैसे देवबंद कहां पर है? तो सहारनपुर में है, याद रख लीजिए। कुछ और चीजें आपको ये हा है भैया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए मेरी राइटिंग के साथ में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में।
कब हुआ था? 1936 में हुआ था। दोनों चीजें याद रखिए क्योंकि ये सन भी एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इससे सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन में मैं गारंटी ले सकता हूं 90% लोग गलत करेंगे। एनी बेसेंट ने। जी हाँ, एनी बेसेंट ने की थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? अध्यक्षा बनी थी। ठीक है, सही शब्द ये होगा, हिंदी में घुस जाए तो वैसे कानपुर अधिवेशन कहां गया? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ये बात है सन 1925 की। दरअसल 1924 में अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की। अब आप कहेंगे सर गांधी जी कैसे पहुंच गए? भैया रिलेट करवा रहे हैं तुमको, क्योंकि 24 वाला आपको याद है, 25 वाला आप भूल जाते हो, तो 24 के जस्ट एक साल बाद 25 आता है, और 25 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या, फिर से लिख देता हूं मैं भैया, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब क्या सर यहां पर भारतीय क्यों लगा दिया? तो भैया प्रथम महिला, अगर भारतीय यहां से हटा दें और हम कहें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी 1917 में। अब आप बताइए वो अधिवेशन कहां हुआ था? इसीलिए तो बताए नहीं तुमको पूरी बात। अब बताओ वो 1917 का अधिवेशन कहां हुआ था? पढ़ते हो आप सब लोग भी भैया, तैयारी करो, एस्पिरेंट हो, तो आपके जवाब भी हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 100 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। इसका श्रेय किसे जाता है? तो आपको दो ऑप्शन में हो सकता है। एनी बेसेंट आपको मिल सकता है ऑप्शन में, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। कौन? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। और मैं एक खास बात बताऊं, 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी स्थापना समारोह में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। आपको पता है ना, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, लेकिन इनके जो गुरु थे जी.के. गोखले, यानी जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने गांधी जी से कहा था भैया हो एक साल के लिए बैठे रहना, सिर्फ आपको भारत को ऑब्जर्व करना है, आपको कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना किसी आंदोलन में, सिर्फ ऑब्जर्व करो और अपनी रणनीति आगे की बनाओ कि कैसे हम इन अंग्रेजों से निजात पा सकते हैं। तो गांधी जी कुछ भी नहीं बोले थे। 1916 तक गांधी जी कुछ भी नहीं बोले थे। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, इसीलिए गांधी जी कुछ नहीं बोला था। लेकिन गांधी जी ने अपना प्रथम भाषण 1916 में दिया था, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये जो स्थापना समारोह था, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें पूछा जाता है, गांधी जी ने प्रथम भाषण कब दिया था? 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 101, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये 1887 में स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4-5 विश्वविद्यालय के नाम दे देंगे और कहेंगे बताओ सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप बता देना इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। अब आपको सर आपको कैसे पता? भैया प्रीवियस ईयर पढ़ के पता हमको, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? इलाहाबाद। ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन मेरी नजरों से गुजर चुका है। 1887 में होता, सन याद रखिएगा। अगला प्रश्न 102, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? 1916 में। 1916 में, क्योंकि कहानी रिलेटेड है 1907 से। अब आपको सर 1907 से? हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, नरम दल गरम दल सब अलग अलग हो गए थे, लोग विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन था 1907 में, कांग्रेस का अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। क्या अध्यक्षता की थी? रास 7 की बात कर रहा हूं, अभी 16 पे आया नहीं हूं। रास हाँ है भैया, समझ लेना, ठीक है, रास बिहारी घोष है, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष, ठीक है। उसके बाद फिर 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसमें फिर से आपस में सामंजस्य बैठ गया था, यानी फिर से ये एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी 1916 लखनऊ वाला कांग्रेस का अधिवेशन। समझ गए? 7 वाला सूरत, 7 से 7, 7 से सूरत, 7 से 7, 7 से सूरत। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था? तो काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 104 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष बने थे? भैया ये था इलाहाबाद का अधिवेशन। कौन सा था? इलाहाबाद का अधिवेशन, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। स्थापना ही कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। और 1988 में प्रथम मतलब ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अच्छा, आप कहेंगे सर 1885 में स्थापना हुई थी, A.O. ह्यूम खुद अंग्रेज थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जॉर्ज यूल? क्योंकि भैया यहां पर जो अध्यक्षता की थी प्रथम अधिवेशन की, वो W.C. बनर्जी ने की थी।
ठीक है, किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। स्थापना हुई कहां थी? बॉम्बे में स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? बॉम्बे में स्थापना हुई थी। सारे पॉइंट याद रखो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहां पर हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। कहां हुई थी? इलाहाबाद, यानी वर्तमान देखा जाए तो प्रयागराज में ये बैठक हुई थी। खिलाफत आंदोलन को किसने सपोर्ट किया था? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। ठीक है, अब चलिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे वरना बहुत अंदर तक जाएंगे, वीडियो बड़ा लंबा होगा। चौरी चौरा कांड संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से रिलेटेड है भैया? गोरखपुर। चौरी चौरा कांड गोरखपुर। अब एक थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे वरना चैन नहीं पड़ेगा हमको। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने कहा कि भैया ये आंदोलन एकदम मतलब अहिंसा पूर्वक चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अंग्रेज भी तो बड़े दुष्ट थे, हम भारतीय कर भी क्या सकते थे। तो गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का एक स्थान है, यहाँ पर एक घटना मतलब 4 फरवरी सन 1922 की बात है। 1922, 4 फरवरी 1922 की बात है। कुछ अंग्रेजों ने भैया मतलब शरारत कर दी भाई, समझ लीजिए परेशान कर लिया भारतीयों को। तो भैया परेशान हो जाए आदमी क्या ही करता है, कहते नहीं आम आदमी सोता हुआ शेर है। तो इन्होंने जगा दिया, तो हुआ क्या, इनको दौड़ा दिया अंग्रेजों को, और इनको इन्हीं की जेल में बंद कर दिया अंग्रेजों को, और उसी अंग्रेजी जेल में लगा दिया आग। कई अंग्रेज जल के मर गए थे। तो ये हिंसा हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने कड़ी कार्रवाई भी की थी और गांधी जी को अंदर कर दिया था। ठीक है, गांधी जी को अंदर कर दिया। गांधी जी भी परेशान थे, भैया हिंसा हो गई, हिंसा हो गई। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी के ऊपर कार्रवाई भी हो गई थी अंग्रेजों की तरफ से। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि डेट्स पूछी जाती हैं। गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन वापस लिया? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को, है ना। ये सारे पॉइंट छोटी छोटी मगर मोटी बातें। प्रश्न नंबर 107, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद। कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न 108। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? भैया इलाहाबाद की बात हो रही है, मौलवी लियाकत अली थी। मैं बहुत बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। नील लगा के आया था ये आदमी। अगला प्रश्न है 110 है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था मेरठ। क्योंकि देखिए 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, सबसे बड़ा केंद्र मेरठ ही था क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, कैसे शुरुआत हुई थी? वो एनफील्ड राइफल वाली कहानी आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ की थी? मैं कह रहा था, पूछा गया था प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो बताया है लखनऊ में। ठीक है, और यहाँ पे सन कितना है? 1936 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं पहले भी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन फॉर्मेट चेंज होकर रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है 112, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से कर बंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद यानी प्रयागराज से चलाया था। प्रश्न नंबर 113 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बाजीराव द्वितीय। दत्तक पुत्र मतलब होता है गोदी लिया हो पुत्र, गोद ले लेते थे ना, तो ये दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? 9 अगस्त सन 1925 की बात है जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ट्रेन डकैती हुई क्यों थी? देखिए, एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक हमारा क्रांतिकारी संगठन था, हमारे महान क्रांतिकारी नेता इसमें शामिल थे और पर्पस एक ही था, देश को आजाद कराना। लेकिन ये जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे ये अलग तरीके से, गांधी जी कहते थे अहिंसा से आजाद कराएंगे, लेकिन इनकी मतलब टेक्निक अलग थी कि भैया ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई करना था तो उसके लिए हथियारों की जरूरत थी, हथियार की जरूरत थी, मतलब पैसा चाहिए था। तो वो कह रहा था काकोरी, मतलब काकोरी जो है लखनऊ में ही है, यहाँ पर अंग्रेज जो थे भारत का पैसा विदेश भेजने की फिराक में थे, ट्रेन के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा था, ट्रेन के माध्यम से, और उसमें पैसा था। तो हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा क्यों ना हम इसी पैसे को लूट ले, है तो हमारा ही देश का ना, और लूट लिए। लेकिन बड़ा रायता फैल गया था भैया। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, समझ गए, यही थी काकोरी ट्रेन, मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, नाम बदल दिया यूपी सरकार ने। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1875 में। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। हाँ, किसने की थी? सर सैयद अहमद खान।
अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना में जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? अच्छा, मतलब सेना से होगा, मैं नहीं, वो सही लगा है। राजा गंगाधर राव, ठीक है, राजा गंगाधर राव, नॉट बाजीराव, राजा गंगाधर राव, इन्होंने काफी लोहा लिया था अंग्रेजी सेना से, मतलब लड़ाई कर दिया था, क्योंकि वे अंग्रेजों को जानते हैं, वो हड़प नीति चलाई थी। कहा नाम तो का? लॉर्ड डलहौजी, लाड़ बड़ा लगाते थे अपने नाम के आगे लोग, डलहौजी बोलते हैं, सीधा नाम है डलहौजी, ठीक है। ये क्या है कि ये थे हड़प नीति, मतलब अगर किसी का राजा का पुत्र नहीं है तो वो राज हमारे अंदर आ जाएगा, मतलब दिमाग खराब है भैया, ठीक है। तो वही के विरोध में मतलब सब हुआ था, कहानी आपको पता है। बाकी प्रश्न नंबर 117 है, अंग्रेज गवर्नर डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो कौन सी रियासत? कानपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 118 है, डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? भैया 1856 में मिलाया गया था, ठीक है, बताया है ये प्रश्न कई बार, इसकी तो कहानी भी सुनाया आपको पूरी। 119 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो ये सरोजनी नायडू जी को बनाया गया था, सरोजनी नायडू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? तो इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे टोटल, मतलब कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। एक तो मैंने आपको बताया था 1888 वाला हुआ था, ठीक है, जिसमें जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे। कौन? जॉर्ज यूल अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष थे ना। फिर उसके 4 साल बाद फिर एक और अधिवेशन हुआ था 1892 में, ठीक है, ये भी इलाहाबाद में हुआ था, और इसमें WC बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। और एक और हुआ था 1910 में हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था आपका इलाहाबाद में। तो 3 हुए थे भैया, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 122 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अच्छा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान थे, बरेली से खान बहादुर खान। प्रश्न नंबर 124 है, 1905 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? 1905 आपको याद है ना, स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था इस वक्त, स्वदेशी आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उसी वर्ष की बात है, 1905 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे जी के गोखले, अध्यक्ष थे जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न नंबर 125 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? यानी HRA की बात की जा रही है। HRA की स्थापना सन 1924 में हुई थी। कब हुई थी HRA की स्थापना? HRA की स्थापना सन 1924 में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और जोगेश चंद्र चटर्जी थे, और सचिन सान्याल थे, है ना। तो ये सारे व्यक्ति थे इसमें, मतलब सारे महान क्रांतिकारी थे हमारे, और राम प्रसाद बिस्मिल इसमें मुख्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। और हाँ, ये तो HRA हो गया। उसके बाद जब काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो गई थी, उसके बाद HRA मतलब एक तरह से खत्म सा ही हो गया था, उसकी रीस्थापना की गई थी, HSRA के नाम से की गई थी, और उसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मुख्य भूमिका रही थी। तो ये हुई थी सन 1928 में, ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने, ये HRA, ये HSRA है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किस वर्ष की गई थी? 1936 में की गई थी अखिल भारतीय किसान। कहां की गई थी? लखनऊ में। कहां की गई थी? लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है 127, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? 1916 में। किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128 है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ? तो 1921 की बात हो रही है, तो आगरा में हुआ था मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 130 है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो बलिया में कर दी गई थी, 1942 की बात हो रही है। 131, शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कालिंजर किले में हुई थी, बांदा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कहां, बांदा में। अगला प्रश्न कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 132 है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहां हुआ था? भैया बुलंदशहर में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 133, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? भैया श्रावस्ती, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, और यहीं पर स्तूप भी स्थित हैं इसके बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो श्रावस्ती से कोई लेना देना नहीं रहा।
134। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो सत्य भक्त ने आयोजित किया था। प्रश्न नंबर 135 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? तो दिसंबर 1925 की बात है। कब की बात है? दिसंबर 1925 की बात है। 136, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। 137 है, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला प्रश्न लेते हैं 138, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? तो इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही होगा। से ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो गाजीपुर में है। ठीक है, कार्नवालिस की कहां पर है? गाजीपुर में है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 140 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहां पर है? तो कड़ा कौशाम्बी में है। कहां से कड़ा को? कहां से कौशाम्बी। अगला प्रश्न 141, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? कानपुर में। सरोजनी नायडू इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सारी चीजें बताई आपको। अब देखिए ना, क्वेश्चन वही है सारे, बस क्या है ना, थोड़ा पैटर्न चेंज कर देंगे लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। जनवरी 1858 में कैनिंग तक चले गए। ठीक है, इलाहाबाद तक चले गए थे। ठीक है, दिल्ली डिवीजन को छोड़ो उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, इलाहाबाद तक यानी प्रयागराज तक चले गए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी करने वाला वकील कौन थे? चंद्रभानु गुप्त। कौन थे? चंद्रभानु गुप्त थे। तब घटना हुई थी 1925 में हुई थी, बताए थे ना, 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न लेते हैं 144, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी सन 1931 की बात है। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क में एक अकेली आखिरी गोली बची थी, इन्होंने खुद को मार लेना बेहतर समझा, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, इन्होंने कसम खाई थी और उस कसम को पूरा करके दिखाया था। सल्यूट है। अगला प्रश्न लेते हैं 145, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। कहां? गोरखपुर में दी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? कैनिंग ने सुनाया था। किसने सुनाया था? कैनिंग। पहला वायसराय ही कैनिंग था। पहला वायसराय कैनिंग था। ठीक है, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद 1858 से जो है वायसराय पद चालू हो गया था, यानी जो भारत के गवर्नर जनरल नाम का पद था उसको खत्म कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय था। अगर पूछा जाए ना भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग लगा देना है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 148, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, पूछा ना किस पार्टी के सदस्य थे, तो ये इस पार्टी के सदस्य थे। और HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 149 है, चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। डेट मैंने आपको बताई थी, याद है? बताओ, याद है? 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1922, क्योंकि एग्जाम में डेट सहित आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रख लीजिए मेरे भाई, आपके फायदे के लिए बताता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1942 को की गई थी। 16 अगस्त 1942 को की गई थी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध लागू करने के लिए चुना गया संयुक्त प्रांत के किस जिले को? मतलब इधर उधर हो गया, संयुक्त प्रांत के किस जिले को मद्य निषेध लागू करने के लिए चुना गया? ठीक है, आप समझ गए ना, इतने समझदार हो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो भैया हिंदी में। प्रश्न नंबर 152 है, 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 1940 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकमात्र वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और वो एक अध्यापक थे? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला आचार्य देखिए लिखा ना, आचार्य मतलब कि अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 154 है, निम्न कथनों पर विचार करिए। अच्छा, ठीक करते हैं। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक मानते हैं। यह दरवाजा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी बनवाया? भैया दिमाग सही कि नहीं? ये बुलंद दरवाजा गुजरात विजय पे बनवाया था। भाई सही तो है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला इन्होंने गलत चेप दिया हमको, तो ये कौन सा होगा? ए सही है, दोनों नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 155 है, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? ताजमहल में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में की गई थी। कहां? बलिया में की गई थी। प्रश्न नंबर 158 है, लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924 से 30 के मध्य चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मदारी पासी। कौन कर रहे थे? मदारी पासी कर रहे थे। अगला प्रश्न है, एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। प्रश्न नंबर 160 है, वर्ष 1921 में मदारी पासी के नेतृत्व में चलाए गए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लगान में वृद्धि का विरोध करना, यही उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 161 है, 161, किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? तो ये संपूर्णानंद ने बल दिया था। प्रश्न नंबर 162 है, उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता भैया 24 जनवरी। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता। प्रश्न नंबर 163 है, प्रश्न नंबर 163 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? 7.33%। यानी अगर पूरे देश के क्षेत्रफल का देखा जाए तो यूपी में 7.33% है। यानी यूपी का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? चित्तू पांडे। ठीक है, किसके? बलिया से रिलेटेड कौन है? चित्तू पांडे है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, कौन बलिया से रिलेटेड है? चित्तू पांडे। अगला प्रश्न लेते हैं 165, संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित हुई थी। 166 है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। इसके पहले क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस आगरा और अवध, इसे करके कुछ बोलते थे, लेकिन बाद में खाली यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे 1937 से। अगला प्रश्न ले लेते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये 1858 में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है 168, किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई 1921। अंशतः स्थापित, मतलब ये अंशतः राजधानी थी, अभी परमानेंट नहीं हुई थी, बाद में 1937 में परमानेंट कर दिया गया था लखनऊ को राजधानी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चुने गए थे भगत सिंह। कौन चुने गए थे? भगत सिंह चुने गए थे। अगला प्रश्न लेते हैं 170, चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड नोबेल पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 171 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहां हुई थी? कानपुर में हुई थी। एचआरए की स्थापना की बात हो रही है, सन 1924 की बात हो रही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न है, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सादत अली ने सौंप दिया था, और ये बात है सन 1801 की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 173 है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं 174 है, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 180 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। आपकी डिटेल आपको दिखाते हैं। ठीक है, चौथा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? ये सब पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप देख लो भैया, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये वाली, ये 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है यूपी का? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है ना। ये तो मैंने लिख भी रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 175 है, तहजीबुल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। प्रश्न नंबर 176 है, 1888 यूनाइटेड पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है 177, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 178 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 179 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन? सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी का है, सबसे कम हापुड़ का है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, समझ गए ना। हापुड़ छोटा सा है एकदम, 660 वर्ग किलोमीटर में। तो मुझको तो एरिया तक याद हो गया इसका, 660 वर्ग किलोमीटर। इसका वाला भूल गया मैं,
वैसे सबसे बड़ा याद रखो। ये आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? इसका जवाब मैं थोड़ी ना दूंगा। अब इसका जवाब आप दो भाई, कितने जिले हैं ये बताओ, मंडल कितने हैं ये भी बताओ, जिले कितने हैं ये बताइए, मंडल कितने हैं ये बताइए, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है ये भी बताइए। 3 मंडल बड़े हैं, तीनों के नाम बताइएगा। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। एक आधे क्वेश्चन कहीं अगर कोई गलती आपको लगी हो, कोई भी मिस्टेक देखने के लिए आपको मिल गई हो, गलती से भी गलती हो गई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा कृपया, ठीक है। बाकी हमने फुल ऑन पूरा मतलब कोशिश किया है एकदम बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मन करे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।